मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं? तो आज का क्लास 12th क्लास का फिजिकल केमिस्ट्री भौतिक रसायन शुरू करते हैं। चैप्टर घोल से दूसरा चैप्टर है आपका। इस चैप्टर से बोर्ड एग्जाम 12th बोर्ड एग्जामिनेशन में लगभग 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और आईआईटी, मेडिकल, इन सारे एग्जामिनेशन में भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए ये चैप्टर आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बात एग्जामिनेशन की है तो ये मुख्य रूप से न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर है। इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए आप इस चैप्टर को अच्छे से समझें। घोल, ये चैप्टर है क्या? घोल है क्या? क्यों पढ़ना है इस चैप्टर को? सबसे अहम बात यह है कि भौतिक रसायन का, फिजिकल केमिस्ट्री का जितने भी चैप्टर है उसको समझने के लिए आप उस जितने भी टॉपिक्स हैं उसको आप अपने जीवन पे उतार लीजिए। यूं कह लीजिए कि आपके जीवन में ये हमेशा पर डे, प्रतिदिन यूज होने वाले टॉपिक्स हैं। ऐसा समझ लेंगे तो समझना आपको बिल्कुल सरल है, कहीं इसको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम अभी आपको दिखाएंगे कि ये कैसे सरल है, ये चैप्टर कितना सरल चैप्टर है। मैं YouTube चैनल के माध्यम से आपको रसायन शास्त्र पढ़ाऊंगा। इस माध्यम से ऑफलाइन की तरह ऑनलाइन को भी सरल बनाने का 100% प्रयास करूं। देखिएगा ये कितना सरलता से ये चैप्टर हम लोग को समझ में आता है। तो देखते हैं। सबसे पहले ये घोल जो टॉपिक है ये आपके जीवन में कहां कहां यूज है। आप देखते होंगे कोई मेडिसिन जो लिक्विड है, दवाई, उस पे उसका प्रतिशत कंपोजिशन लिखा रहता है। फोलिक एसिड, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, इतना प्रतिशत, इतना प्रतिशत, इतना प्रतिशत मिल करके ये मेडिसिन बना हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि वो 200 ml के जो मेडिसिन है उसमें इतना प्रतिशत ये केमिकल्स मिले हुए हैं। तो आपने अगर 20 ml उस मेडिसिन को यूज किया है तो आपने कितना नाइट्रिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड या कोई भी जो केमिकल्स है उसको आप पिया है, यूज हुआ है आपके शरीर में। इन सारी बातों की जानकारी आपको ये चैप्टर देता है, जो भविष्य में अगर आप बायोकेमिस्ट्री पढ़ने के बाद मेडिसिन के क्षेत्र में जाते हैं अपना करियर को लेकर के, उस समय ये चैप्टर आपको बहुत काम आता है। इसलिए आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ें। तो ध्यान दीजिए, घोल कहते हैं किसे? सबसे पहला प्रश्न यही। तो ध्यान दीजिएगा, घोल को हम परिभाषित कैसे करें? सबसे पहला प्रश्न, दो या दो से अधिक पदार्थ मिला दिया जाता है, उसको हम मिश्रण कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? मिश्रण कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थ को मिलाने से जो प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं।
तो मिश्रण दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने से प्राप्त होता है। प्रश्न यहां है घोल, और आपने देखा है क्या, मिश्रण। तो ये घोल और मिश्रण दोनों में अंतर है। क्या अंतर है समझते हैं। यदि दो या दो से अधिक पदार्थ आपने मिलाया तो दो तरह का प्रश्न वहां पे आता है, दो तरह की बातें वहां पे उत्पन्न होती है, जिसे हम समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण में बांटते हैं। समांगी और विसमांगी। समांगी मिश्रण नाम से स्पष्ट है, सम जोड़ अंग, सम जोड़ अंग समांग, और उसी से बना समांगी। विषम जोड़ अंग विसमांग, उसी को हम कहते हैं विसमांगी मिश्रण। क्या बात हुई? दो या दो से अधिक पदार्थ को मिलाने से प्राप्त होता है, उसे क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं। मिश्रण को कितने भाग में बांट दिया? दो भाग में, समांगी और क्या? विसमांगी। समांगी को क्या कहेंगे आप? सम जोड़ अंग समांग, समांग से ही क्या बना? समांगी बना। विषम जोड़ अंग क्या हुआ? विसमांग हुआ, उसको क्या कह दिया? विसमांगी मिश्रण कह दिया। हमें क्या देखना है? घोल की परिभाषा। तो जो समांगी मिश्रण होता है वो घोल कहलाते हैं। विसमांगी मिश्रण का इस चैप्टर में कोई स्थान नहीं है। अर्थात घोल को परिभाषित करने के लिए मिश्रण का पहला पार्ट, जिसे हम क्या कहते हैं? समांगी मिश्रण कहते हैं, उसी का उपयोग करेंगे। विसमांगी मिश्रण का इस चैप्टर में कहीं कोई उपयोग नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली बात हम स्पष्ट करेंगे, मिश्रण दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने पर मिश्रण प्राप्त होता। इस मिश्रण को हम दो भाग में बांटते हैं। मिश्रण को दो भाग में बांटते हैं। समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण। हमको चैप्टर पढ़ना है घोल, लेकिन घोल
वो लाएंगे कैसे? प्रश्न यहां से है। तो आपने क्या कहा, हमारे जीवन में पर डे आप प्रतिदिन कुछ ना कुछ मिश्रण बना देते हैं। पानी में नमक को मिलाते हैं, पानी में चीनी को मिलाते हैं, घोल है, मिश्रण है। पानी में नमक को मिलाएं और चीनी में नमक को मिलाएं, दोनों में अंतर हो जाए। पहले ही बताया आपको कि भौतिक केमिस्ट्री, भौतिक रसायन के जितने भी टॉपिक्स हैं हम उसे अपने जीवन में उतारकर समझने का प्रयास करें, बहुत सरल केमिस्ट्री हो जाता है। आप देख लीजिए, यहीं पे एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं। ये जल है, इसमें आप नमक को मिलाएं, और ये चीनी रखा है इसमें, और इसमें आपने बालू मिला दी। आप घर पे आप इस चीज को करके देख लीजिए कि जल में नमक को मिलाया और चीनी में बालू को मिलाया। अब इसको अच्छे से मिलाने के बाद नीचे वाला पार्ट को यूज कीजिए, पी लीजिए, बीच वाले को उसको 3 भाग में बांट दीजिए। ऊपर का भाग अलग कप में रख दीजिए, बीच वाले भाग को अलग कप में रख दीजिए, नीचे वाले को अलग कप में रख दीजिए। तीनों को पीकर देख लीजिए, क्या तीनों का नमकीन में अंतर आता है कि एक समान होता है? एक समान हो, निश्चित रूप से एक समान हो। तो एक समान हुए इसका मतलब क्या हुआ कि उसके सभी अंग सभी जगह एक समान है। उसी को क्या कहा गया? समांगी मिश्रण कहा गया। तो जो समांगी मिश्रण होंगे वो क्या कहलाएंगे? घोल कहलाएंगे। परंतु विसमांगी मिश्रण, जैसे आप चीनी और बालू को 1 घंटे मिलाते रहिए और मिलाने के बाद उस पूरे भाग को 3 पार्ट में, 3 भाग में बांट दीजिए, निश्चित रूप से वो तीनों में बालू और चीनी का जो अनुपात होगा एक समान नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। इसीलिए वो समांगी नहीं, बी माने क्या हुआ? भिन्नता। बी समांग नहीं है, क्या है? बी समांग है। बी माने क्या हुआ? भिन्नता, माने उसके सभी अंग एक जैसे समान नहीं है, इसलिए वो क्या कहलाते हैं? विसमांगी मिश्रण कहलाते हैं। तो विसमांगी मिश्रण घोल नहीं कहलाता है, यह मिश्रण ही कहलाता है। बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि समांगी मिश्रण घोल कहलाता है और विसमांगी मिश्रण मिश्रण ही कहलाता है। आप स्पष्ट अपने अपने सोच में ही बैठा लीजिए इस परिभाषा को कि समांगी मिश्रण क्या है और विसमांगी मिश्रण क्या है। एकदम एग्जाम्पल से आप क्लियर हो सकते हैं, बिल्कुल क्लियर हो सकते हैं कि जल को नमक के साथ मिलाते हैं, उसके जितने भी पार्ट हम अलग अलग रख लें, सभी का जो नमक का मात्रा, जो सभी जो पीने में जो नमकीन लगेंगे एक समान लगेंगे। लेकिन चीनी और बालू को आप कितना भी देर क्यों न मिला लें, उसका अनुपात पॉइंट में ही सही अंतर जरूर होगा। इसलिए यह मिश्रण विसमांगी हुआ, इसलिए यह मिश्रण मिश्रण ही कहलाएगा। लेकिन जो मिश्रण समांगी मिश्रण होगा वो क्या कहलाएगा? घोल। यानी फाइनली 2 या 2 से अधिक पदार्थ को मिलाने से मिश्रण बनता है। जो मिश्रण समांगी होते हैं वो घोल कहलाते हैं, और जो मिश्रण विसमांगी होते हैं वो मिश्रण ही कहलाता है। तो अब हम सबसे पहले सॉल्यूशन को परिभाषित करेंगे, ये समझने का तरीका हुआ। अब आप परिभाषा उसको लिख सकते हैं। मिश्रण
समांगी हो घोल कहलाता है, और मिश्रण विसमांगी हो वो घोल ध्यान दीजिएगा कहलाता है। और यहां पे बस एक शब्द जोड़ देना है, नहीं कहलाता। आप ध्यान दीजिए, मिश्रण क्या हो, समांगी हो, क्या कहलाता है, घोल कहलाता है। मिश्रण जो विसमांगी हो घोल नहीं कहलाता। इसलिए घोल को अब हम परिभाषित करें। दो या दो से अधिक अप्रतिक्रियाशील अप्रतिक्रियाशील कॉमा सम सर्वत्र मिश्रण। ये सम सर्वत्र मिश्रण ये रूप है किसका, समांगी मिश्रण। दो या दो से अधिक अप्रतिक्रियाशील सम सर्वत्र मिश्रण को आप जो घोल को परिभाषा दिया गया है उस परिभाषा में दो शब्द यहां पे आते हैं, इन्हीं दो बातों पर ध्यान को केंद्रित करें। ये तो समझ में आ रहा है, सम सर्व, सम माने समान, सर्वत्र मतलब सभी जगह, सभी जगह समान, उसी को हम क्या कहें, समांगी। तो समांगी का ही दूसरा रूप है सम सर्वत्र। हिंदी को थोड़ा अच्छे रूप में लिखने से परिभाषा में जाना जाता है, परिभाषा थोड़ा स्टैंडर्ड लगता है, पढ़ने वाले को अच्छा लगता है। अब एक प्रश्न रह गया, अप्रतिक्रियाशील। इस चैप्टर में हम वैसे सॉल्यूशन का अध्ययन करेंगे जिसमें आपने दो या दो से अधिक पदार्थ को मिलाकर के जो बनाया है सॉल्यूशन घोल, उसको रिएक्शन आपस में नहीं करना चाहिए। माने क्या होता है, नहीं होता है प्रतिक्रिया, यानी कि उसके बीच केमिकल रिएक्शन संपन्न होना नहीं चाहिए। वैसे घोल का अध्ययन इस चैप्टर में किया जाएगा। कुछ ऐसे भी घोल होते हैं जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलाते हैं तो उसका आपस में रासायनिक क्रिया संपन्न हो जाती है, लेकिन हमें इस चैप्टर में वैसे सॉल्यूशन का अध्ययन करना है, वैसे घोल का अध्ययन करना है जिसमें जितना भी पदार्थ मिलाया गया है वो पदार्थ को आपस में रिएक्शन करना नहीं चाहिए। तभी हम इस चैप्टर में जो टॉपिक्स हैं उसको बना पाएंगे, समझ पाएंगे। तो दो या दो से अधिक अप्रतिक्रियाशील का मतलब आप समझ गए, तो उनको आपस में केमिकल रिएक्शन संपन्न नहीं करना चाहिए। और ये सम सर्वत्र मिश्रण जिसको आपने पहले देखा है, समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, घोल कहते हैं। आप इसे नोट कर सकते हैं। तो चलते हैं आगे। अब ध्यान दीजिएगा,
घोल के दो अवयव अवयव का मतलब जिनसे मिलकर वो बना है। जैसे चाय के 3 अवयव हैं, दूध है, चाय पत्ती है, चीनी है, तो ये चाय के अवयव हो। ठीक उसी प्रकार से घोल जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट किए हैं, जो चैप्टर है, उसमें आपको हमेशा जरूरत पड़ेगा घोल के अवयव का। अगर घोल के अवयव का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आपको आगे चल करके खास करके न्यूमेरिकल्स बनाने में बहुत परेशानी होगी। इसलिए इस चीज को बेहतर तरीके से समझना होगा, घोल के अवयव। तो आपने परिभाषा में ही पढ़ा है कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों के मिश्रण के निर्माण को घोल कहा जाता है। तो 2 या 2 से अधिक पदार्थ, उसी से ये टॉपिक है अभी, कहीं बाहर से नहीं। जो परिभाषा आपने लिखा है उसी से ये निकल के आया है। तो कैसे क्या है जरा देखते हैं। घोल सॉल्यूशन बना है घोलक प्लस घोल। कभी कभी कुछ ऐसे केमिस्ट्री में साइंटिफिक टर्म है जिसका अंग्रेजी जानना बेहद जरूरी होता है। हिंदी टर्म कुछ उसके अंतर को स्पष्ट करने में दिक्कत महसूस होने लगता है, तब हम उस अंग्रेजी शब्द को जब यूज करते हैं तो अंतर स्पष्ट करने में मुश्किल नहीं होता है। बहुत आसानी से, बहुत सरलता से वो अंतर स्पष्ट हो जाता है। इसलिए आपको भी कुछ ऐसे टर्म्स जो साइंटिफिक टर्म्स हैं उसकी अंग्रेजी को दिमाग में रखिएगा। इनिशियल प्रारंभ में अगर थोड़ी बहुत दिक्कत भी होती है तो बाद में बहुत सरल हो जाता है। और अगर कंप्लीटली दिक्कत होती है तो हिंदी तो लिखा हुआ है ही आपके पास, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। कहीं कहीं कुछ बुक में इसको बिलियन भी लिखता है, और इस सॉल्वेंट को, घोलक को विलायक और सॉल्यूट को, घुल को विलय। अब जरा देख लीजिए, ये शब्द कितना सुंदर है जो आपको समझना बिल्कुल सरल कर। विलय मतलब विलय हो गया, मिल गया, घुल गया, मतलब ये हुआ कि जो घुले वो विलय हुआ, जिसमें घुले वो क्या हुआ, विलायक हुआ। तो घोल के कितने अवयव, 2 अवयव। कौन कौन, घोलक और घुल। घोलक को ही हम क्या नाम देते हैं, विलायक, और घुल को हम क्या नाम देते हैं, विलय नाम। विलायक और विलय यानी घोलक और घुल में अंतर स्पष्ट करना, उसका कॉन्सेप्ट रखना, उसके बारे में समझ रखना इस चैप्टर के लिए बड़ा ही नितांत आवश्यक है। तो घोलक और घुल को हम कैसे स्पष्ट करेंगे जरा देखते हैं।
तो ध्यान दीजिए, घोलक और घोल, जिसको हम विलायक और विलेय भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसको अंग्रेजी में सॉल्वेंट, इसको अंग्रेजी में सॉल्यूट भी कहते हैं। मैं फिर से बता दूं कि घोल के दो अवयव, घोलक और घुल। इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को बनाने के क्रम में घोलक और घुल में अंतर स्पष्ट करना बेहद ही जरूरी होगा। अगर आप चैप्टर में न्यूमेरिकल को बनाते वक्त घोलक और घुल में अंतर स्पष्ट नहीं करते हैं तो न्यूमेरिकल बनाना मुश्किल हो जाएगा। तो ध्यान देते हैं, सबसे पहला स्पष्टीकरण इस आधार पर किया गया है घोलक और घुल में कि जिसमें घोला जाए तो दूसरा जिसे घोला जाए। दूसरी बात, बड़ा टेक्निकल बात है ये, आप देख लीजिए कि सॉल्वेंट में अंग्रेजी वर्णमाला के 1 2 3 4 5 6 7 और हिंदी सॉल्यूट के अंग्रेजी वर्णमाला के 1 2 3 4 5 6 और यहां कितने लेटर थे? 7। इसके स्पेलिंग में, सॉल्वेंट के स्पेलिंग में कितने लेटर हैं अंग्रेजी वर्णमाला के? 7। और सॉल्यूट के स्पेलिंग में अंग्रेजी वर्णमाला के कितने लेटर हैं? 6। तो कौन ज्यादा, 7 की 6? 7 ज्यादा। इसका मतलब हुआ जो ज्यादा मात्रा में होता है, क्या इंटरेस्टिंग बात है, जो ज्यादा मात्रा में होता है वो सॉल्वेंट कहलाता है और जो कम मात्रा में होता है, और जो कम मात्रा में होता है वो सॉल्वेंट कहलाता है। पहली बात, जिसमें घोला जाए घोलक, जिसे घोला जाए घुल्ले, जो ज्यादा मात्रा में होता है सॉल्वेंट घोलक, और जो कम मात्रा में होता है वो सॉल्यूट यानी कि घोल। याद रखने का टेक्निक कि सॉल्वेंट में अंग्रेजी वर्णमाला के 7 लेटर हैं और सॉल्यूट में अंग्रेजी वर्णमाला के 6 लेटर। तीसरा प्रश्न आता है, तीसरी जो जानकारी, एक सिंपल सा प्रश्न है, जानकारी है, जिससे आप इसको अपने से स्पष्ट, खुद से स्पष्ट कर सकते हैं। पानी में ऑक्सीजन डाल दीजिए। ऐसे पानी में ऑक्सीजन पहले से रहता है लेकिन एक्स्ट्रा बाहर से हम डिजोल्व कर दें, घुला दें, तो जो घोल बनके घोल तैयार होगा
वो द्रव हो गया। आप जैसे देख लीजिए दूसरी पहलू को, वातावरण में ऑक्सीजन है, जाड़े के दिन में आप देखते हैं कि उसमें नमी भर जाता है। तो नमी क्या है? पानी है, वाष्प है। तो वातावरण में जो ऑक्सीजन है और उसमें जो पानी की मात्रा उपस्थित है, ये दोनों मिलकर के घोल बना दिया। तो वो जो घोल है वो वायु है, माने गैस है कि द्रव है, माने ऑक्सीजन के रूप में है कि पानी के रूप में? वो ऑक्सीजन के रूप में है, गैस के रूप में। हम यहां बताना क्या चाह रहे हैं कि पानी में ऑक्सीजन डाला तो जो बना वो द्रव हुआ, और दूसरी तरफ वायुमंडल में जो ऑक्सीजन है उसमें पानी की मात्रा समाहित हुई, तो वहां जो बन के तैयार हुआ घोल, वो क्या है? गैस है। अर्थात यह बात ये बताना चाह रहे हैं कि घोल बनाने के लिए हम दो कंपोनेंट लेते हैं, दो अवयव लेते हैं, घोलक और घुल्ल। अगर घोलक द्रव है और घुल्ल ठोस है, तो जो घोल बनेगा उसकी भौतिक अवस्था क्या होगी? आप जानते हैं कि पदार्थ के मुख्य रूप से भौतिक अवस्था तीन है, ठोस, द्रव और गैस। तो यदि घोलक द्रव है, घुल्ल कुछ भी है, तो जो घोल बनेगा वो द्रव बनेगा। अगर घोलक गैस है, घुल्ल कुछ भी है, तो घोल जो बनेगा वो गैस बनेगा। घोलक ठोस है, घुल्ल कुछ भी है, तो घोल जो बनेगा वो ठोस बनेगा। मतलब ये हुआ कि घोल की भौतिक अवस्था किसके भौतिक अवस्था पर निर्भर करता है? घोलक के भौतिक अवस्था पर, घुल्ल के भौतिक अवस्था पर नहीं। मतलब ये हुआ कि यदि ठोस, द्रव या गैस, तीन भौतिक अवस्था में जो घोल हमें बनाना है, तो उसके भौतिक अवस्था का निर्धारण घोलक करेगा, घुल्ल नहीं करेगा। अर्थात घोल की भौतिक अवस्था घोलक के भौतिक अवस्था पर निर्भर करता है। यही सारांश हुआ। तो आप क्या पढ़ रहे हो? घोल के कितने अवयव? दो अवयव, घोलक और घुल्ल। जिसमें घोला जाए घोलक, जिसे घोला जाए घुल्ल। घोलक जिसकी मात्रा ज्यादा हो, घुल्ल जिसकी मात्रा कम हो। तो तीसरा है कि पदार्थ घोल का भौतिक अवस्था घोलक पर निर्भर करता है। इसी से जुड़ा बात आप क्या लिख सकते हैं कि घोल का भौतिक अवस्था घुल्ल पर निर्भर नहीं करता है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जानकारी रखना बहुत जरूरी है। कारण जब आप न्यूमेरिकल्स बनाएंगे तो घोलक और घुल के प्रकृति को दिमाग में बात रखनी है। अब ये बात कहीं कहीं कुछ स्टूडेंट ऐसा क्वेश्चन एराइज कर देते हैं कि सर दोनों की मात्रा बराबर हो तो, जैसे आपने यहां देखा ना कि घोलक किसको कहते हैं, जो ज्यादा होता है, घुल किसको कहते हैं, जो कम होता है। तो कुछ ऐसे स्टूडेंट्स कभी कभी ऐसे क्वेश्चन को कर देते हैं कि सर दोनों की मात्रा बराबर हो तो वहां पे घोलक और घुल को स्पष्ट करना मुश्किल बात हो जाता है। लेकिन आपकी संतुष्टि के लिए बता दें, सपोज मान लीजिए कि ये जल है, एक कप में, ग्लास में जल है 10 ml, और अल्कोहल भी हम लेते हैं 10 ml। दोनों कितना ml लिया, 10 ml, दोनों की मात्रा बराबर है। तो ज्यादा और कम, इससे तो आप स्पष्ट नहीं कर सकते कि कौन घोल है, घुल है और कौन घोलक है। तो अगर जल वाले ग्लास को नीचे रखें और ऊपर से हमने डाला अल्कोहल, तब घुल हो गया अल्कोहल और जल क्या हो गया, घोलक हो गया। लेकिन अगर एक दूसरा आदमी अल्कोहल को, ग्लास को नीचे रखता हो और ऊपर से जल को डालता हो, उस केस में जल हो जाता है घुल और अल्कोहल हो जाता है घोलक। तो फाइनली ये बात हम कह सकते हैं कि जिसे घोला गया वो घुल हो गया और जिसमें घोला गया वो घोलक हो गया। इस पर चला जाए तो ये कोई खास मतलब नहीं है इससे कि ये बहुत जरूरत का चीज है, लेकिन फिर भी हमें इस बात को दिमाग में रखना होगा कि जिसमें घोला जाए घोलक, जिसे घोला जाए घुल, जो ज्यादा घोलक, जो कम घुल। और ये बात आगे चल करके हम लोग को जरूरत पड़ सकता है कि यह जो घोल है उसका भौतिक अवस्था क्या होगा। भौतिक अवस्था क्या होगा, तो भौतिक अवस्था हम निर्भर करता है किस पर, घोलक पर। घोलक का जो भौतिक अवस्था होगा वही घोल का भौतिक अवस्था होगा। घोल के भौतिक अवस्था पर घोल का भौतिक अवस्था निर्भर नहीं करता है। अब घोल के चैप्टर में जो मुख्य बातें आ रही हैं वो न्यूमेरिकल बेस्ड थ्योरी होगा, मतलब उस थ्योरी को पढ़ने से न्यूमेरिकल बनेंगे और इस न्यूमेरिकल को, इसके डिफिनेशन, इसके परिभाषा को इतना एक बेहतर ट्रिक्स से मैं आपको बताऊंगा कि ना तो आपको रटने की जरूरत होगी और ना ही किताब और नोट्स देखने की जरूरत होगी। थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, बस। देखते हैं। तो ध्यान देते हैं, हम पढ़ेंगे अभी क्या, ध्यान दीजिए। घोल की शक्ति, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, ध्यान दीजिए। उसी को हम लोग
घोल का सांद्रण, यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। देखते हैं, आप सबसे पहले ये जाने कि ये क्या है, कौन सी बात हम पढ़ना चाह रहे हैं। एकदम सिंपल सा फंडा है। आप हम लोग दैनिक दिनचर्या में नाम सुने हैं शरबत और शीरा। इस बात को समझने के लिए इससे बेहतर कुछ उदाहरण नहीं हो सकता जो कि हम सरल अपने जीवन में यूज करते हैं, बिल्कुल सरलता से। क्या बात बोला मैंने? शरबत और शीरा। शरबत किसका मिश्रण है? चीनी और पानी का। शीरा किसका मिश्रण है? चीनी और पानी का। लेकिन एक का नाम शरबत और एक का नाम शीरा क्यों पड़ा? क्योंकि एक में चीनी और पानी का जो अनुपात होता है वो दूसरे के चीनी और पानी के अनुपात से भिन्न होता है। इसको हम आम बोलचाल की भाषा में शरबत को कहते हैं पतला और शीरा को कहते हैं गाढ़ा। वो पतला और गाढ़ा क्या है? वही घोल की शक्ति है। पतला है उसकी शक्ति कम है, गाढ़ा है उसकी शक्ति ज्यादा है। तो ये पतला और गाढ़ा किस बात पर निर्भर किया? आपने जो घोलक और घुल की जो मात्रा लिया है उसका जो अंतर है उसी पर वो निर्भर करता है कि कौन गाढ़ा है और कौन पतला है। यानी उसी पर निर्भर करेगा कि किस घोल की शक्ति ज्यादा है और किस घोल की शक्ति कम है। अर्थात घुल और घोलक की मात्रा का निर्धारण, क्या घुल और घोलक की मात्रा का निर्धारण ही क्या कहलाता है? घोल की शक्ति कहलाता है। तो ध्यान दीजिए, किसी निश्चित इकाई में घुल तथा घोलक के मात्रा, बस यही पॉइंट का निर्धारण घोल की शक्ति कहलाता है। बिल्कुल स्पष्ट ये कर दें, आपको थोड़ा भी स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं, कोई तनाव नहीं। इतना सरलता से आपको हम केमिस्ट्री बताएंगे कि थोड़ा भी अगर आप YouTube चैनल देख लें तो आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल सरलता से। तो टॉपिक, और ये एक बात आप जान लीजिए कि जो टॉपिक्स होता है उसके जो नामाकरण किए जाते हैं उसमें सारी वस्तु स्थिति को डाल करके नामाकरण किया जाता है। केवल उस नाम को विस्तृत करने की आवश्यकता है, बाकी कहीं कुछ भटकने की आवश्यकता नहीं होगी, कहीं भटकना नहीं होगा। थोड़ा उस पर आप गहन मनन करें, चिंतन करें और तब अध्ययन करें। मनन करना और अध्ययन करना में अंतर होता है। मनन करना
मन में सोचना, और अध्ययन तो आप किताब कॉपी कलम से करते ही, तो मन में सोचकर जब आप पढ़ेंगे ना तो ज्यादा परेशानी नहीं। तो देखिए घोल की शक्ति, अभी अभी आपको बताया था ना, कितना सिंपल एग्जांपल दिया था शरबत और शीरा का। ये दोनों में अंतर है, जबकि दोनों का मिश्रण, दोनों का अवयव एक ही है, जल और चीनी, जल और चीनी, लेकिन दोनों में क्यों अंतर हो गया? क्योंकि दोनों के अवयवी जो तत्व हैं उसकी जो मात्रा है उसके अनुपात में अंतर है, और उसी अंतर के कारण एक कहलाया शीरा और एक कहलाया शरबत। एक होता है गाढ़ा, एक होता है पतला, उसी को हम घोल की शक्ति के रूप में जानते हैं, इसी को केमिस्ट्री के रूप में पढ़ना, यही घोल की शक्ति। तो आपने देखा कि घोल की शक्ति का निर्धारण हम कैसे कर सकते हैं, तो क्या कहता है, किसी निश्चित इकाई में घुल तथा घोलक की मात्रा का निर्धारण घोल की शक्ति कहलाता है। अब मूल बिंदु पर आते हैं कि घोल की शक्ति कैसे निर्धारित किया जाता है। इसका क्लास दूसरे वीडियो में हम आपको देते हैं। तब तक धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बेहतर क्लास आपको देने का प्रयास करूंगा। ये क्लास को जैसे ऑफलाइन मैंने जहानाबाद के शिक्षा को राष्ट्र नहीं देश स्तर पर पहुंचाने का प्रयास किया है, वैसे ही ऑनलाइन क्लास को भी मैं राज्य स्तर पर नहीं देश स्तर पर पहुंचाने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।